स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नट पर। बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों की आकार की, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था हमारा एक भाग किसका, पुष्पीय पादपों का, जिसका नाम क्या था, पुष्प यानी फ्लावर। ठीक है, हम देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम मूल पढ़ चुके हैं, हम तना पढ़ चुके हैं, हम पत्तियां पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे किसकी, पुष्प की, जिसमें मैंने आपको पुष्प के भाग आप जो अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसमें हमने दो भाग देखे थे। एक देखा था क्या, दलपुंज, और एक देखा था हमने बाह्य दलपुंज। ये दोनों हमने देख लिए थे। ठीक है, अब आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले बेटा जी? आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था पुमंग और जायांग। नहीं, अभी पुमंग और जायांग में थोड़ा सा एक दिन का गैप रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पुमंग जायांग बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी और चीजें एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। पुष्प पत्रों का निवेशन और सम्मिति, इसकी बात करेंगे। पुष्प पत्रों का निवेशन देखेंगे क्या होता है इसका मतलब, और सम्मिति की बात करेंगे, और फिर मैं लास्ट में लेकर आऊंगा क्या, क्विज। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा जी, हमने बात करी थी किसकी, पुष्प की। पुष्प जो होता है, ध्यान से सुनना, आज मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या पुष्प, सोचना, क्या फ्लावर एक रूपांतरित प्ररोह है क्या? सोचना, क्या पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है? अब याद करिए प्ररोह क्या था, याद करिए शूट क्या था। जमीन के बाहर जो भाग उगता है उसका नाम क्या होता है, प्ररोह। जिसमें सबसे पहले क्या होगा, तना। तने से क्या निकली, शाखा। उस शाखा से क्या निकला है, पुष्प निकला है ना। तो जरा सोच, मतलब उस शाखा पे कोई पत्ती होएगी, वो पत्ती पर कोई कलिका होएगी, कौन, पुष्प कलिका। वो पुष्प कलिका ने किसका निर्माण कर दिया, पुष्प का। तो सोचिए, क्या ये फ्लावर, क्या ये पुष्प किससे निर्मित हुआ है, प्ररोह का भाग है या नहीं है? प्ररोह हुई तो रूपांतरित हुआ है, और किसका निर्माण किया है, पुष्प का। ये जरूर याद रखना, ये 12वीं कक्षा में भी आता है ये शब्द। ठीक है, जब आप 12वीं कक्षा में आएंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तब वहां पर ये वर्ड आएगा। क्या पुष्प क्या होता है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है। आपको अभी भी याद रखना है 11वीं कक्षा में भी क्या, कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प जो है, फ्लावर जो है, एक मॉडिफिकेशन है किसका, शूट का। ठीक है, चलें आगे। अब इसके भाग मैंने आपको सारे के सारे बता दिए थे। अब एक एक्स्ट्रा चीज और मुझे बतानी है, देखिएगा बेटा जी, यहां पर ध्यान से देखिए। देखिए, मान लो ये एक तना है, ठीक है, इस तने से ये शाखा निकली है, और इस शाखा पर मान लेते हैं ये एक पत्ती थी। कौन थी ये, पत्ती थी। ठीक है, शाखा पर कौन मिल रही है बेटा जी, एक पत्ती मिल रही है। ठीक है, और इसी पत्ती पर एक कलिका भी थी, और इस कलिका का नाम है पुष्प कलिका। जिनको नहीं पता पुष्प कैसे बना, वो भी ध्यान से सुनना। एक तना, तने से क्या निकली, शाखा, इस शाखा पर है कौन, पत्ती, और इस पत्ती पर मिल रही है क्या, पुष्प कलिका। अब क्या होगा, ये पुष्प कलिका क्या करेगी, विकास करेगी। ये कलिका जब विकास करेगी तो धीरे धीरे ये पत्ती क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पत्ती धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये कली धीरे धीरे क्या करने लग जाएगी, विकास करने लग जाएगी। जब ये कली धीरे धीरे विकास करने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं एक डंडे रूपी संरचना का निर्माण हुआ, एक डंडा सा बना। ठीक है, उस कलिका ने क्या किया, विकास किया। ठीक है, समझ में आ गया। और कलिका जब विकास कर रही है तो एक डंडे रूपी संरचना का निर्माण किया, जिसको हमने बोला पुष्प वृंत। क्या नाम दिया, पुष्प वृंत। ये पुष्प वृंत ऊपर जाकर फूल गया, ये पुष्प वृंत ऊपर जाकर फूल गया, जिसको हमने नाम दिया क्या, पुष्पासन। जिसको क्या नाम दिया, पुष्पासन। बताएं, मीनिंग समझ में आया? अब इस पुष्पासन पर बाकी 4 भाग जो हैं, कौन कौन सा, ध्यान से सुनना। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, इन दोनों का विकास होगा। पुमंग और जायांग का भी क्या होगा, विकास होगा। तो ये जो 4 भाग होते हैं, ये जो 4 भाग होते हैं, ये किस पर टिके हुए हैं? आप बोलेंगे सर पुष्पासन पर होते हैं। कौन, ये 4 भाग होते हैं ना, इनको बोलते हैं,
ये जो 4 भाग हैं ये किसके भाग हैं? आप सीधा बोलेंगे सर ये पुष्प के भाग हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं पुष्प पत्र। क्या नाम देते हैं? पुष्प पत्र बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा, समझ में आ गया, क्लियर है? वापस से बताऊं, फिर से सुनो। ये एक तना था, इस तने पर ये शाखा थी, इस शाखा पर मान लो ये पत्ती थी और इस पत्ती पर एक कलिका मिल रही थी। उस कलिका को हमने बोला था क्या? पुष्प कलिका। उसको हमने क्या नाम दिया? पुष्प कलिका। यहां पर एक कलिका मिल रही है जिसका नाम ही क्या है? पुष्प कलिका। फ्लोरल बड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब ये कलिका जब धीरे धीरे विकास करती है, ये धीरे धीरे जब विकास करेगी तो ये जो पत्ती है ये नष्ट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है और ये कलिका धीरे धीरे विकास करके एक डंडी का निर्माण करती है। कलिका वृद्धि करेगी और धीरे धीरे ऊपर भी और नीचे भी एक डंडी बना देगी। बना दी, ये पत्ती खत्म हो जाएगी। अब ये जो डंडी थी इसको हमने बोला क्या? पुष्पवृंत। इस पुष्पवृंत का ऊपरी भाग फूल गया जिसका नाम है पुष्पासन और इसी पुष्पासन पर ये 4 पुष्प पत्र मिल रहे हैं, यानी 4 भाग मिल रहे हैं। ये था मीनिंग कहने का। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं चीज समझाने वाला हूं। देखिएगा, वापस से देखिएगा इधर। एक और चीज जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है। ये मान लो हमारा पुष्प है, ये पुष्प का पुष्पासन है काले रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है और ये डंडी जो है ये पुष्पवृंत है, ठीक है। ये कौन है बेटा जी? दल है। ये नीचे बाह्य दल है, ये पुष्पासन है, ये पुष्पवृंत है, बाकी पुमंग और जायांग है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा जी, यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपको इस डायग्राम में कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इस पुष्प में ये पुष्प दिखाई दे रहा है, ये उसकी डंडी दिखाई दे रही है, उस डंडी पर कुछ पत्तियां दिख रही हैं। चलो मैं यहां पर दिखा देता हूं। देखो यहां पर कुछ पत्तियां दिख रही हैं, दिख रही। इन पत्तियों को बोला जाता है, याद रखना क्या? सहपत्र। याद रखना क्या बोलते हैं? सहपत्र। इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखना, ब्रैक्ट। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैक्ट, हिंदी में बोलते हैं सहपत्र। कौन? वो पत्तियां, ध्यान से सुनना, वो पत्तियां जो कहां पर मिल रही हैं, ध्यान से सुनना। ये जो डंडी जो थी, कौन सी डंडी बेटा? ये जो पुष्प वृंत जो था उस पर मिलने वाली पत्तियां क्या कहला रही हैं? सहपत्र यानी ब्रैक्ट। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? चलें आगे। तो याद रखना, सहपत्र क्या होती हैं? वो पत्तियां जो कहां पर मिल रही हैं? पुष्प वृंत पर मिल रही हैं। और एक और चीज, पुष्प वृंत पे भी पर्टिकुलरली कहां पर मिल रही है, ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया। पुष्प वृंत पे भी पर्टिकुलरली कहां पर मिल रही है? देखिए 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 देखिए, पर्टिकुलरली ये कहां मिल रही हैं? ये देखिए, ये मैं बोल सकता हूं पुष्प वृंत के आधार पर मिल रही है। सोचो कहां पर मिल रही हैं? पुष्प वृंत के आधार पर। पुष्प वृंत के आधार पर क्या मिल रही है? कुछ पत्ती मिल रही है जिनको हम बोलते हैं सहपत्र। सिंपल सा था। चलें आगे। अब आप बोलेंगे ये क्यों बताया? जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम, मैंने बोला था फॉर्मूले पढ़ेंगे यानी सूत्र पढ़ेंगे, पुष्प सूत्र पढ़ेंगे, तो वहां पर शब्द आएगा BR। BR, और BR जो होता है ये सिंबल होता है किस चीज का? कि एक पुष्प पर क्या मिल रही है? एक पुष्प पर क्या मिल रही है? ब्रैक्ट मिल रही है। क्या मिल रही है? ब्रैक्ट मिल रही है, यानी सहपत्र मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। एक पुष्प है जिस पर सहपत्र मिलेंगे, एक पुष्प है जिस पर सहपत्र मिलेंगे, यानी ये सहपत्र, ये देख रहे हैं ब्रैक्ट,
ये सहपत्र मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सहपत्री, ब्रैक्टिएट। सहपत्री का मतलब जब सहपत्र मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर किस किस में मिलते हैं बेटा? मक्के में, केले में, गेहूं में। मक्के में मिलते हैं, गेहूं में मिलते हैं, केले में मिलती हैं आदि। इनमें क्या मिल रही है? इनका जो पुष्प होएगा बेटा, इन पादपों का जो पुष्प होएगा, याद रखना। आप बोलेंगे गेहूं में पुष्प होता है? हाँ होता है। मक्के में हाँ होता है, केले में हाँ होता है, होता है। इनके जो पुष्प होते हैं उनमें सहपत्र मिलते हैं, तो ऐसे पादपों को हम क्या बोलेंगे? सहपत्री। तो इनके लिए जो फॉर्मूला जो बनेगा, उस फॉर्मूले में जो चिन्ह लगेगा वो लगेगा BR। आप बोलेंगे फॉर्मूला ये लास्ट में आएगा इस चैप्टर में, अभी सिर्फ सोचना, अभी सिर्फ इमेजिन करना। जब हम इस अध्याय के लास्ट में ना क्या पढ़ेंगे? फैमिली पढ़ेंगे, कुल पढ़ेंगे, सोलेनेसी, लिलिएसी, फैबेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी, ये कुल हैं। इन कुलों के इन फैमिलीज के जब हम देखेंगे, क्या सूत्र देखेंगे, तो उन सूत्रों में, उन फॉर्मूले में अगर ये चिन्ह दिखाई देगा BR, इट मींस उस कुल के अंदर जो पादप आते हैं, उन पादपों में जो पुष्प होंगे, उन पुष्प में क्या मिलेंगे? सहपत्र मिलेंगे। और सहपत्र क्या था? मैंने आपको बता दिया, ऐसी पत्तियां जो पुष्प वृंत के आधार पर मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सहपत्र। पुष्प कैसे बना था? मैंने आपको बता दिया, एक तना, तने से निकली शाखा, शाखा से निकली क्या? आपकी पत्ती। उस पत्ती पर उपस्थित है क्या? पुष्पीय कलिका, और वो कलिका ने वृद्धि करके किसका निर्माण किया? एक डंडी का, जिसका नाम पुष्पवृंत, जिसका ऊपरी सिरा फूल गया, जिसका नाम है पुष्पासन। उस पुष्पासन पर ये 4 क्या मिल रहे हैं? पुष्प पत्र मिल रहे हैं। कौन कौन से? पुमंग, जायांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। बताएं क्या ये चीज समझ में आ गई? अब आप मेरे से ये भी तो पूछेंगे, सर आपने ये तो बता दिया सहपत्र जिन पर मिलते हैं उनको तो आपने बोल दिया सहपत्री, अब जिन पर नहीं मिलेंगे? सीधी सी बात है, सहपत्रहीन। जिन पर सहपत्र नहीं मिलेंगे, सहपत्रहीन। इंग्लिश में बोलते हैं इब्रैक्टिएट। और इसका चिन्ह जो होता है, इस परिस्थिति का जो चिन्ह जो होता है, उसे हम बोलते हैं EBR। याद रखना, क्या नाम देते हैं, किस तरीके से डिनोट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं? EBR। EBR का मतलब एक पेड़ जिसके पुष्प पर सहपत्र नहीं है। समझ में आ गया? अब यहां पर लिखने की जरूरत तो नहीं है कि सहपत्र नहीं मिलेंगे, नाम से पता लग रहा है सहपत्रहीन यानी सहपत्र नहीं मिलेंगे। आप पूछेंगे किसमें? जैसे आलू में। सिंपल एक उदाहरण याद रखना, कौन सा बेटा? आलू जो है उनमें सहपत्र नहीं मिलते हैं। तो बताएं, ये जो मैंने आपको बात बताई है इस पुष्प के बारे में, ये पुष्प जो था इसके ये 4 भाग आपने नाम सुने हैं, जिसमें से आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये दोनों अभी बच रहे हैं, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बता दिया पुष्प की। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह का मतलब कि ये जो है ये प्ररोह का भाग था, मुख्य भाग था। कौन? तना। आपको याद आ रहा है इस अध्याय में मैंने आपको बताया था एक बीज होता है, उस बीज के अंदर प्रांकुर होता है ना। प्रांकुर आगे चलकर क्या बनाता है? प्ररोह तंत्र बनाता है, शूट सिस्टम। प्रांकुर ने जब बीज अंकुरित होएगा तो प्रांकुर जो होएगा वो वृद्धि करेगा, वृद्धि कर क्या बनाएगा? तना। तो तना किसका भाग? प्ररोह का। तने ने क्या बनाई? शाखा। शाखा किसका भाग? प्ररोह का। फिर शाखा पर क्या लग रही है? पत्तियां। पत्तियां किसका भाग? प्ररोह का। इन्हीं पत्तियों से क्या निकली है? उन पर कुछ कलिकाएं थी, पुष्प कलिका। उन पुष्प कलिका से किसका निर्माण हुआ? पुष्प का। तो ये पुष्प किसका भाग है? प्ररोह का। तो हम बोलेंगे ना प्ररोह ही तो आगे चलकर किसका निर्माण कर रहा है? पुष्प का निर्माण कर रहा है। ठीक है। फिर हमने देखा कि इस पुष्प में जो डंडी थी, कौन? आपकी पुष्प वृंत जो थी, उसके आधार पर कुछ अगर पत्तियां निकल रही हैं तो उनको हमने बोला सहपत्र मिलेंगी तो ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे? सहपत्री। नहीं मिलेंगी तो सहपत्रहीन। सिंबल मैंने आपको बता दिया, उदाहरण मैंने आपको बता दी है। सिंपल सा था। चले आगे। अब हम जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा जी क्या? पुष्प पत्रों का निवेशन। पुष्प पत्रों का निवेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। अब
अब आप बोलेंगे सर मीनिंग क्या है, सर मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं जायांग के सापेक्ष अन्य पुष्प पत्रों का, अन्य पुष्प पत्रों का लगा होना पुष्प पत्र निवेशन कहलाता है। पहले तो डेफिनेशन समझिए क्या लिखा हुआ है। जायांग के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जायांग के सापेक्ष। अब जरा सोचिए, हमारे पास 4 भाग हैं, इन 4 भाग में हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, जायांग की। यानी जायांग के रेस्पेक्ट में बाकी 3 भाग किस तरीके से लगे हुए हैं वो क्या कहलाएगा, पुष्प पत्रों का निवेशन। अब आप बोलेंगे कैसे, देखिए जरा पहले एक बार आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर ये 3 प्रकार के पुष्प पत्रों का निवेशन, 3 तरीके से दिख रहा है। यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हिंदी में क्या बोलते हैं अभी बताऊंगा, लेकिन जरा देखिएगा यहां पर इन कंडीशंस को। चलो एक एक करके मैं बता ही देता हूं। पहले ये इसको लिख लेना, इस लाइन को लिख लेना, क्या, जायांग के सापेक्ष। अब जायांग के सापेक्ष क्या है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, देखना समझना। देखो मान लो ये बॉक्स जो है ये जायांग है, समझना, समझाने के तौर पर बता रहा हूं। ये जो है ये बॉक्स किस चीज को बता रहा है, जायांग को। और जायांग किसके ऊपर होता है, पुष्पासन के ऊपर होता है। कौन, जायांग। ठीक है, अब आप मुझे देखकर मुझे इतनी सी बात बताना, इस परिस्थिति में देखिएगा ये हमारा क्या था बेटा जी, जायांग है, सॉरी ये पुष्पासन है, ये काले रंग का क्या है, पुष्पासन है। इस पुष्पासन पर कौन मिल रहा है, जा का मतलब जायांग। ठीक है, अब आप बताइएगा पुमंग जो है निकला, दलपुंज जो है वो भी निकला, बाह्य दलपुंज वो भी लगा हुआ है। आप मुझे बस इतना सा आंसर देना, ये जो 3 भाग थे कौन कौन, पुमंग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये जायांग के रेस्पेक्ट में, जायांग के सापेक्ष में नीचे से निकल रहे हैं, जायांग के नीचे से निकल रहे हैं कि जायांग के ऊपर से निकल रहे हैं। जरा सोचिए, जायांग ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ। आप बोलेंगे सर ये ऊपर है, सर ये ऊपर है, सर ये नीचे। ना ना ना, ये नहीं देखना। क्या देखना है, उत्पत्ति देखनी है, उत्पत्ति। देखो यहां से निकले हैं ना, इस जगह से निकले हैं ना, कौन निकला है जरा सोचिए, ये पुमंग पूरा जायांग के नीचे से निकल रहा है। ये कौन, दलपुंज जायांग के नीचे से निकल रहा है। ये कौन है, बाह्य दलपुंज जायांग के नीचे से निकल रहा है। तो जायांग के सापेक्ष, जायांग को आधार बनाकर बाकी 3 जो भाग हैं, बाकी 3 जो पुष्प पत्र हैं, उनका निवेशन देख रहे हैं, वो कैसे लगे हुए हैं एक पुष्प में, वो देख रहे हैं, वो कहलाता है पुष्प पत्रों का निवेशन। आई होप मीनिंग समझ में आया होगा कि जायांग को आधार बनाकर देखो कि बाकी 3 भाग जायांग के नीचे से निकल रहे, जायांग के बराबर से निकल रहे कि जायांग के ऊपर से निकल रहे हैं। तो 3 कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी बेटा, एक होती है जायांग के नीचे से निकलना, एक होती है जायांग के बराबर से निकलना, और एक होती है जायांग के ऊपर से निकलना। तो 3 प्रकार का होता है क्या बेटा जी, आपका पुष्प पत्रों का निवेशन, जो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं। ये 3 परिस्थितियां हैं। सबसे पहली ये वाली जो परिस्थिति है, इसको हम पढ़ते हैं
हाइपोगाइनस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले है अधोजायांगता। सबसे पहले क्या आ रही है बेटा जी? अधोजायांगता। अधोजायांगता को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस। ठीक है, सिंपल सा था, समझ में आ गया। अब देखिएगा बेटा, जायांग जो होता है ना, जायांग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोशियम। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जायांग वर्ड जो है ना, जो मादा जनन तंत्र को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। तो इसका सिंबल देखिए जरा, जी के नीचे डंडा। जी के नीचे डंडा मतलब गाइनोशियम के नीचे से निकलने वाले हैं क्या? जायांग के नीचे से निकलने वाले हैं क्या? बाकी तीन पुष्प पत्र। कौन? पुमंग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज कहां से निकलने वाले हैं? गाइनोशियम के नीचे से, यानी जायांग के नीचे से। इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? अधोजायांगता। अधो का मतलब ही क्या होता है? नीचे से। अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर से। अधो नीचे, अधि ऊपर। अधो नीचे, अधि ऊपर, याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, तो अधोजायांगता मतलब जायांग के नीचे से क्या निकलने वाले हैं? बाकी तीन पुष्प पत्र। देखिए जरा यहां पर, देखिए जरा यहां पर, इस कंडीशन को देखिए जरा यहां पर। देखिए, दिख रहा है? अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये हमारा जायांग है ना, स्त्री केसर है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती है? जायांग ही तो बनाती है ना। इतनी सी बात तो समझ में आ गई है। अब ये कौन है बेटा जी? पुष्पासन है। और बाकी तीन पुष्प पत्र जो हैं यहां से निकल रहे हैं। अब हो सकता है ये ऊपर चले जाएं, उससे कोई मतलब नहीं। निकल कहां से रहे हैं? जुड़ कहां से रहे हैं पुष्पासन पर? क्या जायांग के नीचे से निकल रहे हैं? जरा सोचिए, जायांग है, इसके नीचे से निकले कि नहीं निकले? बिल्कुल निकले। ये दल था और ये हमारा बाह्य दल है। ठीक है, अब खुद ही सोच लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है ये। आपको कहां से दिखाई दे रहे हैं? खुद देखिए, देखने से पता लग जाएगा कि तीन पुष्प पत्र जायांग के नीचे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधा सा मीनिंग है, बताएं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज जरा देखकर मुझे बताएं। ये है जायांग, ये पूरा क्या है? जायांग, गाइनोशियम, मादा जनन तंत्र। इसके नीचे से निकल रहे हैं कौन? बाकी तीन पुष्प पत्र, पुमंग भी, बाह्य दलपुंज भी और दलपुंज भी। समझ में आ गया? इस परिस्थिति को बोलते हैं अधोजायांगता। अब आप मुझे बताएं, इंग्लिश का एक शब्द होता है बेटा जी, ध्यान से सुनना। इंग्लिश का एक शब्द होता है सुपीरियर। मैंने बोला एक बच्चा बड़ा सुपीरियर है। सुपीरियर है यानी बहुत, मतलब किसी कार्य में बहुत सुपीरियर है। मान लेते हैं पढ़ाई में बहुत सुपीरियर है, यानी बहुत हाई लेवल का इंटेलिजेंट बच्चा है या नहीं है। ठीक है, अब एक और इंग्लिश का वर्ड है कि बच्चा बड़ा इंफीरियर है, पढ़ाई नहीं करता, कमी है कहीं ना कहीं, है ना। तो जरा सोचिए, ऊपर के लिए वर्ड क्या यूज मिलेंगे? कोई बच्चा बहुत ऊपर कद पर है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तो बोलेंगे सुपीरियर बच्चा है। नहीं पढ़ रहा, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में कमजोर है, इंफीरियर बच्चा है पढ़ाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जरा सोचिए, सुपीरियर जो होता है इसको हम बेटा हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर। अब आप मुझे बताना सोच समझकर, इस परिस्थिति में जायांग या अंडाशय की बात करूं, ये कौन है? अंडाशय, जायांग का भाग है ना अंडाशय।
बताएं इस परिस्थिति में, देखकर मुझे बताएं, इस परिस्थिति में अंडाशय बाकी 3 पुष्प पत्रों से सुपीरियर है कि इंफीरियर है? सोच समझकर आंसर देना। अंडाशय इन 3 से, ये 3 जहां से निकल रहे हैं वहां से इनके ऊपर है कि नीचे मिल रहा है? आप बोलेंगे सर सीधी सी बात है, अंडाशय इनसे ऊपर है। तो क्या बोलूंगा? अंडाशय इस परिस्थिति में, किसमें? अधोजायांगता में अंडाशय जो होता है कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती होता है, सुपीरियर होता है। भूल मत जाना। उदाहरण याद रखना बेटा जी आपने, ये किस में मिलता है? सरसों। भूलना नहीं है बेटा जी, किस में मिलता है ये याद रखना बच्चों, सरसों में। ये परिस्थिति याद रखना, किस में मिलती है? सरसों में, गुड़ल में, बैंगन में। 3, ज्यादा नहीं, सिंपल से ये 3 उदाहरण जरूर याद रखना। और वो बच्चे जो लेक्चर पूरा सुनेंगे वही लास्ट में क्विज को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सीधी सी बात है, नहीं तो गलत हो जाएंगे आंसर। तो सीरियसली पढ़िएगा। ये परिस्थिति अधोजायांगता, जहां पर जायांग के नीचे से निकल रहे हैं कौन? बाकी 3 पुष्प पत्र, पुमंग भी, बाह्य दलपुंज भी और दलपुंज भी, यानी अंडाशय इनसे ऊपर की तरफ है। खत्म, बस इतनी सी बात है। देख लिया? तो हमने क्या, यह जायांग के सापेक्ष में अन्य 3 पुष्प पत्रों का लगा होना देखा या नहीं देखा? यही क्या कहला रहा था? पुष्प पत्र का निवेशन। मीनिंग समझ में आ गया? अब दूसरी परिस्थिति देखिए, ये पहली थी हमारी हाइपोगाइनस, अब दूसरी है बेटा जी, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीगाइनस, हिंदी में बोलते हैं परिजायांगता। इंग्लिश में बोलते हैं पेरीगाइनस, ठीक है। और जरा सोचिए इसका सिंबल क्या था? हाइपोगाइनस का मतलब क्या था? गाइनोशियम। जी क्या है? गाइनोशियम। जी क्या है बेटा? गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? जायांग जो होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। अब आप मुझे बताएं इस सिंबल से क्या पता लग रहा है? गाइनोशियम यानी जायांग के नीचे डंडा है, यानी ये डंडा किस चीज को बता रहा है? पुष्प पत्र। बाकी 3 पुष्प पत्र को बता रहा है ये डंडा, कि बाकी 3 पुष्प पत्र गाइनोशियम यानी जायांग के नीचे से निकल रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनना। यहां पर देखिएगा सिंबल क्या है, बताएं। गाइनोशियम के ऊपर डंडा है कि नीचे डंडा है कि बराबर में डंडा है? सोचो, बराबर में है ना। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। अब आपको इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कहीं पुष्पासन एक कप आकार का दिख रहा है? सोचिए, क्या पुष्पासन यहां पर नीचे था, अब थोड़ा सा ऊपर आ गया या नहीं आ गया? कौन ऊपर आ गया? पुष्पासन ऊपर आ गया है। आ गया ना? अब जरा सोचिए क्या निकल रहा है? ये है पुमंग, ठीक है। ये है बेटा जी हमारा दल, कौन है बच्चों? ये हमारा दल है। ठीक है, और आखिरी ये है हमारा बाह्य दल। अब देखकर बताओ इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या फर्क दिख रहा है? इस डायग्राम में जरा देखिएगा, किसमें? इस डायग्राम में जरा देखिए, अंडाशय जो मेन भाग है किसका? जायांग का, इसके नीचे से निकल रहे हैं, या मैं बोलूंगा जायांग के नीचे से निकल रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो, क्या अंडाशय के बराबर से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? सोचो, क्या अंडाशय के बराबर से निकल रहे हैं या ऊपर से निकल रहे हैं या नीचे से निकल रहे हैं? आप बोलेंगे सर बराबर से निकल रहे हैं।
समझ में आ गया। तो ये परिस्थिति क्या कहलाती है बेटा जी? परिजायांगता। बताएं क्या ये इतनी सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब सोच समझ कर मुझे बताना, यहां पर अंडाशय क्या कहलाएगा? सोचिएगा, यहां पर जो अंडाशय है उसको मैं क्या बोलूंगा? अब देखिए एक वर्ड देखिएगा, एक वर्ड ध्यान से सुनना। इससे पहले मैंने यहां पर वर्ड लिखा था सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब ऊपर, इंफीरियर का मतलब नीचे। इस परिस्थिति में ना तो सुपीरियर है अंडाशय, जरा सोचिए, ये अंडाशय ना ही ऊपर है और ना ही नीचे है ना? तो इसको मैं क्या बोलूं? इसको मैं बोलता हूं अर्ध। अर्ध का मतलब हाफ। अर्ध का मतलब क्या है? हाफ। ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती। हाफ क्या बोलूंगा बेटा जी? ऊर्ध्ववर्ती अधोवर्ती। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनना। हाफ का मतलब तो समझ में होता है आधा, ऊर्ध्ववर्ती मतलब सुपीरियर, और अधोवर्ती का मतलब होता है इंफीरियर। अब देखकर मुझे बताएं, यहां पर ये अंडाशय क्या पूरा ऊपर है, क्या पूरा नीचे है? बराबर है, ना ही पूरा ऊपर है। जहां से ये निकल रहे हैं, देखो जहां से ये निकल रहे हैं, जहां से ये निकल रहे हैं, ये 3 पुष्प पत्र जहां से निकल रहे हैं, अंडाशय उनके समतल है या नहीं है, बराबर है या नहीं है। यानी ना ही तो पूरा ऊपर है, ना ही पूरा नीचे है, आधे तरीके से ऊपर है, आधे तरीके से नीचे। इसलिए क्या बोलेंगे? अर्ध ऊर्ध्ववर्ती एंड अधोवर्ती। हाफ सुपीरियर इंफीरियर बोलेंगे। याद रखना इस चीज को। कौन सा? परिजायांगता को। उदाहरण याद रखना बेटा जी। आपने उदाहरण इंपॉर्टेंट है, देखो नीट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके याद रखना, उदाहरण से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो गुलाब, सेम, सेम की फली आप सभी ने खाई होगी, मटर और प्लम। अब देखो गुलाब आप जानते हो, सेम की फली आप जानते हो, मटर आप जानते हो, प्लम जानते हो? प्लम क्या होता है? आलू बुखारा खाया है? आजकल के सीजन में बहुत आता है आलू बुखारा, खाया है आलू बुखारा? तो याद रखना प्लम क्या होता है बेटा? आलू बुखारा बोलते हैं, कई जगह लोकल लैंग्वेज में फ्रूट होता है। ठीक है, तो प्लम है, मटर है, सेम है, गुलाब है। याद रखना ये 4 उदाहरण किसके थे बेटा? परिजायांगता के थे। भूल मत जाइएगा। परिजायांगता का सिंपल सा मीनिंग क्या था कि जब 3 पुष्प पत्र जायांग के बराबर से निकलते हैं या अंडाशय के बराबर से निकलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिजायांगता। जब नीचे से निकल रहे थे अधोजायांगता, बराबर से निकलेंगे परिजायांगता। अब सीधा सीधा सोच लीजिए इसका लास्ट आखिरी भाग क्या है? अधिजायांगता, जिसको हम बोलते हैं एपिगाइनस। ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसका सिंबल जरा सोचिए, जी के नीचे डंडा लगाऊं, जी के बराबर लगाऊं कि जी के ऊपर लगाऊंगा? जी के ऊपर। जी कौन है? गाइनोशियम, जायांग। जायांग के ऊपर से निकलेंगे, देखिएगा। ठीक है, दिखा दो इसमें, चलो ये देख लो, यहां पर देखो, दिख रहा है? ऊपर से निकल रहे हैं, बराबर से निकल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं। आइए देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखना। इस वाले डायग्राम में देखिए, सबसे पहले पुष्पासन नीचे था, अंडाशय के नीचे है। इसमें थोड़ा सा फूला ऊपर कप आकार बनाया, बराबर आ गया। और अब देखिएगा, अब मुझे बताएं, ये है बेटा जी पुष्पासन। ये जो डॉट 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 मैं कर रहा हूं, ये है पुष्पासन। यहां पर भी मैंने डॉट 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 करी थी, ये पुष्पासन। यहां पर भी डॉट 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 करी थी, पुष्पासन। देखो पुष्पासन कहां है? नीचे है। देखो कहां है? बराबर है। देखो कहां है? ऊपर तक पहुंच गया, अंडाशय से ऊपर आ गया है।
अंडाशय से कहां गया? ऊपर। क्यों? क्योंकि जायांग का मेन भाग कौन है? ये है, ये मेन भाग है कौन? अंडाशय। यही फल बनाता है, इसी के अंदर बीज होते हैं। तो जायांग का मेन भाग कौन होता है? अंडाशय। अब आप मुझे बताएं बहुत सिंपल तरीके से कि भैया ये है हमारा उमंग, ये है हमारा दल और ये है हमारा बाह्य दल। ठीक है, अब सोच समझकर जल्दी से आंसर दे दीजिए कि भैया आपको कहां दिखाई दे रहा है, किस तरीके से लगे हुए हैं। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि बाकी जो 3 पुष्प पत्र हैं, ये जो बाकी 3 पुष्प पत्र हैं, क्या ये जायांग का मेन भाग कौन है? अंडाशय। इसके ऊपर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बराबर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि इसके नीचे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप खुद सोच लीजिए बेटा जी, यहां पर इस कंडीशन में अंडाशय जो होगा, इस कंडीशन में अंडाशय जो होगा, क्या मैं उसे ऊर्ध्ववर्ती बोलूं कि अर्ध ऊर्ध्ववर्ती बोलूं या सीधा अधोवर्ती बोलूं? सोचो क्या बोलूंगा? अधोवर्ती। और अधोवर्ती का मतलब क्या होता है? इंफीरियर, यानी निचली श्रेणी का। अब जरा सोचिए, अंडाशय नीचे है या नहीं है? बाकी 3 जहां से लगे हुए थे उनके नीचे की तरफ मिल रहा है। ये परिस्थिति क्या कहलाएगी बेटा जी? अधिजायांगता। अब साहब आप पूछेंगे उदाहरण। बेटा जी उदाहरण याद रखना है, किसमें मिलता है? सेब में, अमरूद में, घिए में, सूरजमुखी में। ये 4 उदाहरण आपने कतई नहीं भूलने हैं। उदाहरण देखो, तीनों परिस्थितियों के आपने नहीं भूलने हैं। इसकी 4 उदाहरण, सेब, अमरूद, घिया, घिए कर दिए मैंने, घिया, सूरजमुखी। इसका गुलाब, सेम, मटर, प्लम। इसका सरसों, गुड़हल, बैंगन। बताएं क्या ये 3 कंडीशन बिल्कुल सफाचट क्लियर हो गई है या नहीं हो गई? ऊपर से तो नहीं गई ना भाई, यहां से कान से होती हुई इस कान से होती हुई इस कान से तो नहीं निकली ना, इस कान से होती हुई ऊपर मस्तिष्क में जाकर बैठ गई है पक्का। चलें आगे, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सम्मिति। क्या पढ़ने वाले हैं? सम्मिति। अब आप मुझे ये भी बता दीजिए, क्या आपने ये शब्द एक और अध्याय में पढ़ा था जिसका नाम क्या था? जरा जल्दी से सोचिए, उस अध्याय का नाम क्या था? याद करिए, प्राणी जगत। याद आ रहा है? वहां पर हमने सम्मिति देखी थी। कौन कौन सी सम्मिति देखी थी? याद करिए। आप बोलेंगे सर 3 सम्मितियां देखी थी। अगर किसी प्राणी को ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे भी काटो, लेकिन काटने वाली रेखा जो है बीच में से जानी चाहिए, जानी चाहिए। 2 बराबर भाग मिल गए, क्या बोला था? त्रिज्य सम्मिति बोला था, नहीं बोला था? ठीक है। दूसरी क्या पढ़ा था हमने? एक और सम्मिति थी, क्या? अगर किसी प्राणी को केवल एक ही रेखा से काटने पर 2 बराबर भाग मिलते हैं, वो क्या कहला रही थी? द्विपार्श्व सम्मिति कहला रही थी ना, याद आ रहा है? और किसी प्राणी को कैसे भी काट लो 2 बराबर भाग नहीं मिलेंगे, क्या कहला रही थी? असम्मिति। याद आ रहा है? बिल्कुल सेम टू सेम चीज यहां पर है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम, बस शब्द अलग अलग होंगे, बस शब्द अलग अलग होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनना। आपको याद आ रहा है, जब हमने किसी भी प्राणी को ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, कैसे भी काटा, 2 बराबर भाग मिले थे, उसको हमने हिंदी में बोला था त्रिज्य सम्मिति और इंग्लिश में बोला था रेडियल। याद आ रहा है? इंग्लिश में बोला था रेडियल, हिंदी में बोला था क्या? त्रिज्य। याद आ रहा है? जब हमने किसी प्राणी को सिर्फ एक भाग से काटने पर, एक रेखा से काटने पर जो केंद्र से होती जाएगी 2 बराबर भाग मिलेंगे, उसको हमने क्या बोला था? द्विपार्श्व, बाई लेटरल बोला था ना? क्या बोला था? बाइलेटरल। ठीक है। और जब किसी को काटो और बराबर भाग मिले ही ना,
दो बराबर भाग मिले ही ना, उसको हमने बोला था एसिमेट्री। अब देखिए ये वर्ड जो थे ना, इनको हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा जी। इनको हमने क्या बोला था, याद रखना, त्रिज्य सममिति। इसको हमने बोला था द्विपार्श्व सममिति। सुनिएगा बेटा जी, समझना, ये अभी मैं एनिमल्स की, प्राणियों की बात कर रहा हूं। और असम्मिति, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये जो शब्द जो थे, ये वाले जो शब्द जो हैं, ये जो शब्द जो है, ये शब्द हमने यूज में लिए थे प्राणी जगत में। अब हम सम्मिति वापस से देखेंगे। सम्मिति का मतलब कि किसी भी जीव को अगर आप काटते हो और बराबर भाग मिलते हैं तो वो क्या कहलाती है, सम्मिति। अगर नहीं मिलते तो असम्मिति कहलाती है। अगर कैसे भी काटो दो बराबर भाग मिल जाए तो रेडियल यानी त्रिज्य सम्मिति। एक ही रेखा से काटने पर, केवल एक ही से काटने पर दो बराबर भाग मिलेंगे, क्या कहलाएगी, द्विपार्श्व। किसी और से काटोगे दो जैसे हमारे अंदर ऐसे काटा तो दो बराबर भाग मिलेंगे, लेफ्ट और राइट दो बराबर भाग मिलेंगे। ऐसे काटेंगे तो ऊपर और नीचे वाला भाग सेम नहीं है, इसको हमने क्या बोला था, द्विपार्श्व सम्मिति बोला था ना। अब बेटा बिल्कुल सेम टू सेम वही सम्मिति हम पुष्प में देखने वाले हैं। किसमें देखने वाले हैं, पुष्पों में देखने वाले हैं। अगर ऐसी सम्मिति जिसमें अगर हम पुष्प को आपके सामने रखें, देखो ये पुष्प ऐसे है, इस पुष्प को जब आपकी तरफ रखा, आपने इसको ऐसे 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 कैसे भी काटा और काटने वाली रेखा केंद्र से जा रही है और दो बराबर भाग मिलेंगे, तो ऐसी सम्मिति इंग्लिश में कहलाती है एक्टिनोमॉर्फिक, हिंदी में कहलाती है बेटा जी वही त्रिज्य सम्मिति। आप बोलेंगे सर हिंदी में भी तो वही था। देखो हिंदी में तो सेम है, प्राणी जगत में भी क्या था, त्रिज्य था, और यहां पर पुष्पों में भी त्रिज्य, लेकिन एक इंग्लिश में अलग है। इंग्लिश में यहां पर वर्ड है एक्टिनोमॉर्फिक और वहां पर वर्ड था रेडियल। आपके लिए थोड़ा सा फायदा हो गया, हिंदी में दोनों जगह क्या है, सेम है, क्या, त्रिज्य सम्मिति। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको दिख भी रहा है, ऐसे काटा तो इधर का भाग बराबर, ऐसे काटा इधर का भाग बराबर, ऐसे काटा इधर का भाग बराबर, कैसे भी काटा आपको दो बराबर भाग मिलेंगे, क्या कहलाएगी, त्रिज्य सम्मिति कहलाएगी। अब आप पूछेंगे सर ये कौन से पुष्पों में मिलती है, उदाहरण बताएं। बेटा जी याद रखना ये मिलती है सरसों में। मैंने आपको बोला है उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सरसों में, धतूरे में और मिर्च में। जो जो उदाहरण मैं आपको बताता जाता हूं लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, कॉपी में लिख लिया करो और रोज प्रैक्टिस किया करो इनको याद करने की। ठीक है, तो त्रिज्य सम्मिति, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कौन सी, रेडियल सिमेट्री। रेडियल वर्ड हम एनिमल्स में यूज में लेते हैं, लेकिन मीनिंग सेम है यहां पर, क्या कि वहां पर हम प्राणियों को काट रहे थे, यहां पर हम पुष्पों को काट कर देख रहे हैं। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। आइए, ये थी बेटा जी पहली कौन सी, त्रिज्य। अब दूसरी देखिए, यहां पर दूसरी जो है वो ये है। अब देखिए यहां पर वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, एक व्यास सम्मिति। इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। मीनिंग क्या, बिल्कुल वैसा ही, द्विपार्श्व के जैसा मीनिंग है। आप इस पुष्प को ऐसे काटोगे तो ही दो बराबर भाग मिलेंगे। अगर आपने इसको ऐसे काटा तो ऊपर वाला नीचे वाला भाग बराबर नहीं है। तो मीनिंग तो बिल्कुल वही है ना, बस वर्ड अलग हो गया। वहां पर क्या था, एनिमल्स में क्या था, प्राणियों में क्या था, द्विपार्श्व था ना। यहां पर पुष्पों में या पादपों में वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है एक व्यास। बस वहां पर भी त्रिज्या था, यहां पर भी त्रिज्या है, लेकिन वहां पर द्विपार्श्व था, यहां पर है एक व्यास। बताएं क्या ये इतनी सी बात याद रहेगी, भूलेंगे तो नहीं। अब इसका उदाहरण आपने याद रखना है बेटा जी, मटर, गुलमोहर। मात्र दो उदाहरण
ज्यादा नहीं, मात्र 2 उदाहरण, मटर और गुलमोहर, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। और भी बता दूं, चलिए 2 और मेरे को याद आ गए, मैंने बोला 2 ही, 2 और लिख लीजिए। सेम, सेम की फली केसिया, मटर, गुलमोहर, सेम और केसिया, ये 4 उदाहरण आपने याद रखने किसमें, एक व्यास सममिति में। 3 उदाहरण आपने याद रखने किसमें, त्रिज्य सममिति में। मीनिंग समझ में आ गया? किसी पुष्प को ऐसे 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 कैसे भी काटो 2 बराबर भाग मिलेंगे, त्रिज्य सममिति। सरसों, धतूरा, मिर्च, ठीक है, सिर्फ एक ही रेखा से काटने पर 2 बराबर भाग मिलेंगे, क्या कहलाएगी, एक व्यास सममिति। उदाहरण है मटर, गुलमोहर, सेम और केसिया। आखिरी 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 है तीसरा, असम्मिति। बहुत सिंपल। आप देखो इस पुष्प को अगर मैं ऐसे काटूं, कैसे भी काटूं, जिस तरीके से मैं काटूं, बराबर भाग नहीं मिलेंगे, नाम है असम्मिति। वहां पर भी असम्मिति था, यहां पर भी असम्मिति है, यानी एसिमेट्री। बताएं क्या ये सिंपल सी 3 प्रकार की सम्मिति याद रहेंगी? अब ये जो पुष्प आपको दिखाई दे रहा है, ये जिस पेड़ का है उसका नाम, सिर्फ यहां पर एक ही उदाहरण याद रखना है और इससे प्रश्न बनता है। मात्र एक उदाहरण, कौन, केना, गन्ना नहीं, केना, ठीक है। तो केना, अब इसका कोई लोकल लैंग्वेज में कोई नेम नहीं है, सिंपल केना याद रखना है। केना, ये केना के जो पुष्प होते हैं कैसे होते, कैसी सम्मिति दिखाते हैं, असम्मिति। सिर्फ एक उदाहरण याद रखना है, मात्र। अब सिर्फ एक है तो इंपॉर्टेंट होगा, तो याद रखना, केना असम्मिति, ठीक है। मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया, द्विपार्श्व नहीं बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, एक व्यास सम्मिति। और सरसों, धतूरा, मिर्च कैसी, त्रिज्य सम्मिति। सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था बेटा जी, सिंपल सा सम्मिति। आज मात्र इतनी सी ही चीज पढ़ेंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप लेक्चर देखेंगे तभी आप आने वाली क्विज के आंसर दे पाएंगे। आज हमने क्या पढ़ा है एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। सबसे पहले मैंने आकर आपको पुष्प जो था उसके भाग जो आपको पता थे वो मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी। ये मैंने आपको बताया पुष्प का निर्माण कैसे होता है, जो हमारा रह गया था, मैं कल शायद पिछले लेक्चर में ये बताना भूल गया था कि पुष्प का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको बताया कैसे होता है, पेड़ का तना, तने से शाखा, शाखा से पत्ती, पत्ती पर है कौन, पुष्प कलिका, वो कलिका वृद्धि करके किसका निर्माण कर रही है, पुष्प का। सिंपल। फिर मैंने बताया कि एक पुष्प जो पुष्प का जो डंडा होता है, पुष्प वृंत, उसके आधार पर क्या निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। उन पत्तियों को हमने बोला सहपत्र, जिनमें मिलेंगी सहपत्र, जिनमें नहीं मिलेंगी सहपत्रहीन। सिंपल। फिर मैंने बताया क्या आपको, पुष्प पत्रों का निवेशन, 4 पुष्प पत्र थे, पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब जायांग के रेस्पेक्ट में, जायांग के आधार पर बाकी 3 पुष्प पत्र उसके नीचे से निकल रहे हैं, बराबर से निकल रहे हैं, ऊपर से निकल रहे हैं, तो वो हमने पुष्प पत्रों का निवेशन देखा। अधोजायांगता, परिजायांगता और अधिजायांगता, अंडाशय के नीचे से, बराबर से और ऊपर से, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको सारे बता दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सम्मिति देखी, 3 प्रकार की सम्मिति, कौन कौन सी, त्रिज्य सम्मिति, एक व्यास सम्मिति और असम्मिति, ये हमने देखा है आज। अब समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। त्रिज्य सम्मिति पाई जाती है, त्रिज्य सम्मिति सरसों में, धतूरे में, मिर्च में, उपरोक्त सभी में। जल्दी से सोच समझकर आंसर दीजिए। सरसों में, धतूरे में, मिर्च में, उपरोक्त सभी में सोच समझकर आंसर दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न बेटा, अधिजायांगता पाई जाती है, अधिजायांगता पाई जाती है, गुलाब, सूरजमुखी, सेम या सरसों। चलिए
समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था हमारा, त्रिज्य सममिति पाई जाती है। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले त्रिज्य सममिति का मीनिंग बताया। ऐसे काटो कैसे भी काटो, दो बराबर भाग आएंगे किसके? पुष्प के। ठीक है, किसमें मिल रही थी? सरसों में भी थी और धतूरे में भी थी और मिर्च में भी थी। आंसर क्या आ गया? उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही आंसर है जिन्होंने ये लगाया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न था बेटा जी हमारा, अधिजायांगता किसमें मिल रही है? देखिए, गुलाब में और सेम में क्या मिल रही थी? परिजायांगता। सिंबल मैंने बना दिया यहां पर। सरसों में क्या मिल रही थी? अधोजायांगता। सूरजमुखी में मिल रही थी अधिजायांगता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी आपका? सूरजमुखी। ठीक है, तो याद करिए, सेब में, अमरूद में, सूरजमुखी में, घिये में क्या मिल रही थी? आपकी अधिजायांगता मिल रही थी। जबकि सरसों में, गुड़हल में, बैंगन में, सरसों में, गुड़हल में, बैंगन में क्या मिल रही थी? अधोजायांगता। और फाइनली गुलाब में, सेम में और मटर में, किसमें? गुलाब में, सेम में, मटर में और आलू बुखारा, कहीं प्लम बोला था, उसमें क्या मिल रही थी? परिजायांगता। ये था बेटा जी इसका आंसर। आई होप जिन्होंने सीरियसली सुना है उन्होंने लगा लिया होगा आंसर, जिन्होंने सीरियसली नहीं सुना है उन्होंने सिर्फ तुक्का मारा होगा। ठीक है, चलिए बेटा जी, होमवर्क मिलेगा आपको नीचे होमवर्क सेक्शन में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? उमंग के बारे में और जायांग के बारे में। बस ये दो भाग रह गए हैं किसके? पुष्प के। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे इन दोनों भागों की। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।